हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपको अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो एनसीसी पर आधारित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो का जो टॉपिक है एनसीसी ABC सर्टिफिकेट में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो यह वीडियो उन कैडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हाल फिलहाल में अपना AB या C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वैसे भी इस वीडियो में आपके लिए एनसीसी से जुड़ी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको जनरल तरीके पर भी पता होनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। कहाँ से हुई थी, किस देश में सबसे पहले हुई थी। तो एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में 1666 ईस्वी में हुई। अब आप बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले इसका नाम एनसीसी नहीं था। जब इसकी शुरुआत हुई 1917 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था यूनिवर्सिटी कोर। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा फील किया गया कि अगर सेना में अचानक कमी आए तो उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इस कोर की ज़रूरत हमें पड़ी टू मेकअप द शॉर्टेज ऑफ द आर्मी। ठीक है, शॉर्टेज इन द आर्मी। पर 1920 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम है टेरिटोरियल एक्ट। ठीक है, टेरिटोरियल एक्ट, आर्मी का एक्ट था ये। ठीक है, इस एक्ट के पास होने के बाद जो ये कोर था यूनिवर्सिटी कोर, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। ठीक है, ठीक। पर 1942 तक ये देखा गया कि इसका जिस काम के लिए इसको बनाया गया था इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में, ठीक है, 16 अप्रैल को, ये डेट आपको याद रखनी है, एनसीसी की क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई? 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई। ठीक है, 15 जुलाई दूसरी डेट है, 15 जुलाई 1948 को, ठीक है, इसकी इनॉग्रेशन की गई। ठीक है, किसकी इनॉग्रेशन किया गया? एनसीसी का क्या किया गया? इनॉग्रेशन की डेट क्या है? 15 जुलाई 1948। और स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की डेट क्या है? 16 अप्रैल 1948। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीसी क्या है आपको बता दिया है, एक नेशनल कैडेट कोर। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिफॉर्म का, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा कैडेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्थापना आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 16 अप्रैल 1948 को पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के युवाओं में चरित्र यानी कैरेक्टर, सहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व दृष्टिकोण यानी कि आशावादी दृष्टिकोण, ठीक है, साहसिक की भावना एवं निस्वार्थ सेवा के आदर्श का विकास करना है। पहला इसका जो उद्देश्य था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मिलेगा कि एम्स ऑफ एनसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एंड 110% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पहला एम क्या है इसका? करेक्टर को डेवलप करना। ठीक है, 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिए, करेक्टर, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव करेक्टर और भावना, ठीक है, फीलिंग्स और सेल्फलेस सर्विसेज। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ वर्ड को याद रख लीजिए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था कि मानव संसाधन तैयार करना। ठीक है, हर सेवा, हर क्षेत्र में, ठीक है, निस्वार्थ सेवा को देने वाले मानव संसाधन को तैयार करना। ठीक है, टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तीसरा क्या था? आर्म्ड फोर्सेस में अपना करियर शुरू करने के लिए युवाओं को बढ़ावा देना या उनको एनवायरनमेंट देना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं हमारे देश के, वो कहाँ पर जा सके? डिफेंस फोर्सेस में अपना करियर बना सकें। तो ये इसके 3 एम थे, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो
ये एम्स आपको पता होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुई? 15 जुलाई। यहाँ पर स्थापना की जगह इनॉग्रेशन है, ठीक है। इनॉग्रेशन कब हुई इसकी? 15 जुलाई को। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं? रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन और अडल्ट एजुकेशन, ठीक है, जिसके अंदर आप मेडिकल कैंप भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो ये सभी हैं। डिजास्टर के समय, आपदा के समय लोगों की सहायता करना, बहुत सारे इसके काम है। सामाजिक कार्य, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एएचयू का पूरा नाम क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया गया जिसके अंदर एब्रीवेशंस भी मैंने बहुत सारी बताई हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं परमवीर चक्र जिनको मिला उनके नाम लिखिए, ठीक है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके लिए वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप ले लेते हैं एग्ज़ाम के बाद, तो उसके आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से स्टूडेंट्स कैडेट्स तो बन जाते हैं शौक में, देख कर दिखावे में, भेड़ चाल में, पर कुछ समय के बाद जैसे उनको डिसिप्लिन लाइफ में आना पड़ता है, ठीक है, वो इसको बुरा समझने लगते हैं, इससे इनका दिल चुराने लगते हैं, काम मतलब मन हटाने लगते हैं और फाइनली इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो कैडेट अंत तक एनसीसी को लेकर अपने साथ चलता है, उसको बाद में बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। कोई भी हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हमारे पास अच्छी सी जॉब हो, ठीक है। और आज के समय में आपको पता जॉब लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो एनसीसी का सीएच सर्टिफिकेट आपके लिए क्या क्या कर सकता है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। यूपीएससी के द्वारा जो एनडीए सीडीएस की जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसके अंदर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्प्टेड हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट एसएसबी देंगे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्टेड हो जाते हैं, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है, ठीक है। अब आप सोचिए, आप उन कैडेट्स से, उन विद्यार्थियों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं जो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे, उसको पास करेंगे, मेरिट में आएंगे, उसके बाद वो एसएसबी में सेलेक्ट होंगे। इसके बजाय आपको मौका मिलता है कि आप डायरेक्ट एसएसबी में सेलेक्ट हों। दूसरा, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड, वर्दी से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, ठीक है, जैसे एसएससी का सीपीओ है, इसमें सी सर्टिफिकेट होल्डर को 10 नंबर, शायद चेंज हो गया, वो आप चेक कर लेना। बी सर्टिफिकेट को 6 नंबर और ए सर्टिफिकेट होने पर आपको 4 नंबर बोनस में मिलते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ है या आईटीबीपी है, कि सभी वैकेंसीज में बोनस अंक मिलते हैं। रेलवे की सभी वैकेंसीज में एनसीसी कैडेट को विशेष रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है। अगर रिजर्वेशन ना प्रदान किया हो तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकता या प्रेफरेंस जरूर दी जाती है। राज्य में होने वाली पुलिस भर्ती में भी आपको प्राथमिकता दी जाती है, आपको वहाँ पर भी कुछ बोनस अंक या बोनस परसेंटेज मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए, भारतीय सैन्य एकेडमी यानी कि आईएमए में, जहाँ से आर्मी के अफसर निकलते हैं तैयार होकर, ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है, वो वहाँ पर भी हर साल टोटल 32 + 32 पूरे साल में 64 वैकेंसीज आपके लिए रखी जाती हैं रिज़र्व, ठीक है। और ये वैकेंसीज आपको कब मिलती हैं? जब आप एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पुरुषों के लिए ओटीए में। पुरुषों में ओटीए मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हर साल 100 सीटें, महिलाओं के लिए 10%। नौसेना में प्रति कोर्स 6 सीटें, यानी कि जो नेवी की जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर 6 सीटें, और सभी वायुसेना के सभी पाठ्यक्रमों में वैकेंसियों में 10% वैकेंसियाँ रिजर्व रखी जाती हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेना, नौसेना में आपको हर जगह कहीं ना कहीं बोनस अंक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगला, अगर कोई कैडेट स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है और सीआरपीएफ में वो गैजेटेड रैंक के लिए आवेदन कर सकता है। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। मेरी जानकारी के अनुसार तो अब तक ये है,
ठीक है, अब बात करते हैं महिलाओं के लिए बालिका कैडेट प्रशिक्षक, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है, शिप मॉडलिंग प्रशिक्षक के रूप में एनसीसी के भीतर रोजगार उनको मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एयरफोर्स अकेडमी में 5% सीटें एनसीसी प्रमाण पत्र रखने वाली छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। ओटीए चेन्नई में एनसीसी प्रमाण पत्र रखने वाले लड़कियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। तो आप देख लीजिए आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, आप कितनी जॉब के लिए एक साथ एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपने एनसीसी को सिलेक्ट किया है तो आपकी लाइफ को बहुत चेंज करने वाली है। कृपा करके इसको सी सर्टिफिकेट तक लेके जाइए। शुरू में कुछ डिसिप्लिन होने के लिए सबको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।